Good evening guys, I am Prashant Alreza and I welcome you all in Let's Talk Science। आज का जो वीडियो है वो किसी भी टॉपिक पर नहीं है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक बेसिक वीडियो है जो कि उन लोगों के लिए है जो अभी 10th में आ गया है 9th क्लास से, लेकिन 9th क्लास में अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से या तो वो पढ़ नहीं पाए हैं या तो उन्होंने फिर मकारी कर दिया। तो बेसिकली इट्स अ वीडियो डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के जो हैं वो थोड़े से अनक्लियर रह गए हैं किसी वजह से, और जिसकी वजह से वो 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है ये रिक्वेस्ट किया था अंबर केवलानी ने, और आज जिस बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम है वैलेंसी। बहुत ही कॉमन टर्म है ये वैलेंसी, हम लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, आप सबने ये नाम सुना होगा। और इसकी हम जब डेफिनेशन देखते हैं तो हमको दो टर्म्स देखने को मिलता है। ये मतलब चला आ रहा है सिलसिला सालों से, किसी को बोलो वैलेंसी क्या तो बोलता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, फिर पूछते हैं इसका मतलब तो चुप, खत्म। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट डज दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कंबाइनिंग। कंबाइनिंग का मतलब क्या है? कंबाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ना, कंबाइन होना। यहाँ पे किसके कंबाइन होने की बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है एलिमेंट्स की कंबाइन होने की बात। एलिमेंट्स यानी कि वही जो हम केमिस्ट्री में देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो अब कोई भी एलिमेंट क्यों कंबाइन करना चाहेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसको सोचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यानी कि इंसान। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से क्यों कंबाइन होता है, ये क्यों रिलेशन बनाता है? हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, है ना? स्टेबल होने के लिए, खुश होने के लिए इंसान रिश्ते बनाता है। सेम वे जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हैप्पी होना है, उनको भी स्टेबल होना है, इसीलिए वो कंबाइन होते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो कंबाइन क्यों होते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। अब आप मुझसे कहोगे सर स्टेबिलिटी कैसे आ जाती है? वो थोड़ी ना रिलेशंस बनाते हैं, उनमें थोड़ी ना फीलिंग्स होती है। तो उनके लिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, आओ जरा देखते हैं। किसी भी एलिमेंट के लिए स्टेबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब जिनको आउटर मोस्ट शेल का कॉन्सेप्ट भूल गया है वो लोग जल्दी से याद करो रदरफोर्ड महाराज, यानी कि क्लास 9th रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने हमें एक चीज सिखाई थी कि हर एलिमेंट का जो एटम है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि एटम के बीच में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज है प्रोटॉन और दूसरी चीज है न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलकर के न्यूक्लियस का मास बनाते हैं। अब प्रोटॉन्स के पास होती है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होती है यहाँ पे। और दूसरी चीज जो रदरफोर्ड ने हमें सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा, वो आसपास सराउंड करते हैं शेल्स के अंदर। ओके, और फिर बाद में नील बोहर की जो थ्योरी थी उन्होंने हमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं हमेशा। और ऐसे फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑर्बिट जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, उन्होंने उनको नंबर भी दिया था और नाम भी दिया था। जैसे कि सबसे पहला शेल जो न्यूक्लियस के एकदम करीब है उस शेल को उन्होंने कहा था के शेल, दैट इज शेल नंबर 1। उसके बाद वाले शेल को उन्होंने कहा था एल शेल, और लास्ट शेल को उन्होंने कहा था एम शेल। इसके बाद एन, ओ एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, पर आज की हम बातों में सिर्फ 3 शेल ही लेने वाले हैं। और फिर नील बोहर ने यह कहा था कि इन पर्टिकुलर शेल्स में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा रोटेट करते हैं, यानी कि घूमते हैं, और हर शेल में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। जैसे कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर के शेल। इसी तरह से एल शेल के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस शेल में आ सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, एंड सेम वेज एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट ये इनकी अपर लिमिट है। यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उस एलिमेंट के पास अगर एक शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, अगर उसके पास 2 शेल्स हैं तो इसमें 2, इसमें 8 होने चाहिए, और अगर 3 शेल्स है तो तीनों कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ वही एटम्स स्टेबल हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे हर इंसान खुश रहना चाहता है लेकिन होता नहीं है, सेम वे
हर एलिमेंट खुश रहना चाहता है लेकिन वो खुश होता नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको बात थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो एक बारी और डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं अभी ले रहा हूं, उस टर्म का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास हैं और वो कौन कौन सी शेल के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, एक मान लीजिए ए है और दूसरा मान लीजिए बी है। ए के पास हम ये मानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बी के पास हम ये मानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब आपसे ये चीज बोली गई कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो देखो जरा कैसे लिखते हैं। बड़ा सिंपल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर रख के देखो। पहली शेल है के, दूसरी है एल, तीसरी है एम। अब के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? वेरी गुड, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आ गए। यहाँ पे एल में कितने आ सकते हैं? एल में आ सकते हैं 8। तो ये हो गया 2,8। एम के लिए इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो ये होगी बात खत्म। तो अगर मैं कहूं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? 2,8। ऐसा ही अगर कोई एलिमेंट बी है और उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? देखो अगेन के एल, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। बचे कितने? 6 में से 2 गए तो 4, तो यहां लिख देंगे 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें यह पता चलता है कि एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एटम में और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कितने कितने शेल्स में। और जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, जैसे इस केस में एल इज द बाहर वाला शेल, सो दैट बाहर वाला शेल इज नोन एज आउटर मोस्ट शेल। क्या कहते हैं उसको? आउटर मोस्ट शेल। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ फेमस एलिमेंट्स की, तो हमें और ज्यादा समझ में आएगी। तो ये समझ में आया कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, why they are combining to become stable, because every element wants to be stable। and stability कैसे आती है? stability आती है आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने में, उसके अलावा स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं आपके साथ, इनके पहले हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और फिर देखते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो लिथियम इज 3, बेरिलियम इज 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन इज 10। ओके, तो जल्दी से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप लोग सीख गए हो, मेरे साथ लिखते जाओ, मुझे बताते जाओ। लिथियम इज 2,1, वेरी गुड। बेरिलियम इज 2,2, वेरी गुड। बोरॉन इज 2, 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3। कार्बन 2,4, 2,5, अगेन 2,6, 2,7 एंड 2,8। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे वैलेंसी का क्या फंडा है हमने देख लिया, कंबाइनिंग क्यों जरूरी है। अब दूसरा वर्ड है कैपेसिटी, यानी कि एलिमेंट्स कंबाइन तो करेंगे लेकिन कितनी कैपेसिटी से कंबाइन करेंगे। कुछ हमारे जैसे ह्यूमंस की बात करें, कुछ रिश्ते हमारे स्ट्रांग होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ थोड़े से उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, यानी कि रिश्ते अलग अलग तरह के होते हैं। हमारी कैपेसिटी हर रिश्ते के लिए अलग अलग है। सेम वे हर एलिमेंट जो है वो कंबाइन तो करता है लेकिन कितनी कैपेसिटी से करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, जैसे कि लिथियम की बात करें तो अब लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल यानी कि एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाँ कि ना? हाँ। अब लिथियम को अगर स्टेबल होना है तो लिथियम के पास 2 रास्ते हैं। कौन से? या तो लिथियम किसी पड़ोसी किसी दूसरे एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। कितने ले ले? 7। अगर लिथियम किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 + 7 यानी कि 8 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि किसी से लेने के बजाय ये किसी को ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। नाउ सपोजिंगली अगर लिथियम किसी को ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो लिथियम के पास एल शेल में कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर एल शेल में कुछ नहीं बचेगा तो के शेल अकेला रहेगा और एक ही शेल रहेगा और वो फुलफिल्ड रहेगा, तो लिथियम स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि लिथियम को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। इसीलिए कैपेसिटी कितनी है लिथियम की? कैपेसिटी है 1। इसीलिए हम कहते हैं लिथियम की वैलेंसी है 1। अब ये प्लस है कि माइनस है, ये कैसे तय होता है? वेरी सिंपल। देखो कोई भी एलिमेंट
जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपने आप से, मैं एक एलिमेंट हूं, मैंने अपने आप में से नेगेटिव को निकाल दिया तो मैं क्या बन जाऊंगा, पॉजिटिव बन जाऊंगा। और इसका उल्टा, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे लिथियम चूंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, यानी उसमें से एक नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इसीलिए उसका वैलेंसी है +1। बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब क्या, मतलब ये कि या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए किसी से ताकि ये 8 हो जाए, या तो फिर किसी को ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अगर किसी को ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब तुम मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है। यानी यहां पर भी जो कैपेसिटी है वो 2 है, लेकिन 2 कौन सी है, 2 लेने की या देने की है? 2 देने की कैपेसिटी है। और जब 2 देने की कैपेसिटी होती है तो वो होता है +2। ओके, अब बोरॉन की बात करते हैं। देखो 5 लेने से बजाय 3 देना अच्छा, इसीलिए बोरॉन के केस में द वैलेंसी इज 3। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के पास 50-50 चांसेस है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अब ये फर्दर इस पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आगे चल के करेंगे, बिकॉज कार्बन थोड़ा सा स्पेशल केस है। अभी के लिए आप ये समझो कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, नाइट्रोजन की बात करते हैं, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। कैसे ट्विस्ट है, देखो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब बच्चे क्या गलती करते हैं, ये 5 देख के वैलेंसी लिख देते हैं यहाँ पे 5, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो या तो ये 5 किसी को दे दे या 3 किसी से ले ले। तो 5 देगा या 3 लेगा, कॉमन सेंस 3 लेगा। इसीलिए जब जब आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने के बजाय लेना शुरू करता है। तो यहां पे वैलेंसी नाइट्रोजन की हो जाएगी 3। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन भी अगेन आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा उसके लिए इजी है एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। और चूंकि अब ये लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो यू कैन राइट -2 हियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाले माइनस होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले पॉजिटिव होते हैं। फ्लोरीन की बात करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे देख सकते हो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए फ्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, -2 के इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन जो नियॉन है, ध्यान से देखना, सारे लोग नियॉन को एकदम ध्यान से आंखें टिका के, जो नियॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसको ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। और ऐसे एलिमेंट्स जो ऑलरेडी स्टेबल हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनर्ट एलिमेंट्स, यानी कि दे आर ऑलरेडी स्टेबल। समझ में आया सबको? तो कैसे वैलेंसी डिसाइड होती है ये सबको क्लियर हुआ, हाँ कि ना? अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल और, जिससे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो वैलेंसीज हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसीज हैं, इनका आखिरी एंड क्या होता है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं ये सब करके। तो जल्दी से एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो आई विल रेज इट अप एंड देन वील स्टार्ट। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग वंस अगेन, है ना? तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सोडियम नाम का एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 11। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2,8,1, है ना? यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। ये है न्यूक्लियस, ये है पहला शेल, ये है दूसरा शेल और ये है तीसरा शेल। ठीक है, तो यहाँ पे सपोजिंगली कितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये 11 प्रोटॉन्स में यहाँ पे 11 प्लस साइन शो करता हूं, 11 अप्रोक्सीमेटली 11 बनाते हैं। अब तुम इमेजिन करो यहाँ प्रोटॉन्स पड़े होंगे, इनसे अभी हमारा काम नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले शेल में के शेल में 2 आएंगे और एल शेल में 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एन शेल में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इस सोडियम को स्टेबल होने के लिए इसको आउटर मोस्ट शेल का ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करना है, इसको कोई ऐसा इंसान ढूंढना है जो बस इस इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो हमारा सोडियम जो है वो एकदम बन ठन के निकला है, 11 इलेक्ट्रॉन को लेकर एकदम चल रहा है और अचानक से हमारे सोडियम के रास्ते में आई हमारी मूवी की हीरोइन जिसका नाम है क्लोरीन, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी कि 17, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होती है 2,8,7 और 2,8,7 का मतलब है आउटर मोस्ट शेल यानी कि एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्विकली एकदम, ये 1 ये 2 और ये 3, और तीसरे शेल में इमेजिन कर लेना यहाँ पे 17 प्रोटॉन से मैं पूरे नहीं बना रहा हूं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इमेजिन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। अब सोडियम को चाहिए कोई ऐसा इंसान जो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, और क्लोरीन की अगर हमारी क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्लोरीन को चाहिए कोई ऐसा एलिमेंट जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे ताकि यहाँ पे 8 बन जाए। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है। इट्स अ परफेक्ट मैच। जैसे ही सोडियम की नजर क्लोरीन पे पड़ेगी, सोडियम क्लोरीन को बोलेगा भाई साहब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन आपको चाहिए क्या? क्लोरीन बोलेगी हाँ मुझे चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही सोडियम की तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सोडियम के पास आ जाएगा +1 चार्ज। क्या आ जाएगा? +1 चार्ज, क्योंकि उसके एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। और जब भी किसी एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है उसके पास प्लस चार्ज आ जाता है, और किसी भी चार्ज्ड एंटिटी को, कोई भी ऐसी एंटिटी या कोई भी ऐसा एटम जिसके पास कोई चार्ज है उसको हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। यानी कि अब जो हमारा सोडियम है वो क्या बन चुका है? वो आयन बन चुका है। और अब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो क्लोरीन है वो स्टेबल तो हो गई है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया है, लेकिन उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, और इसीलिए क्लोरीन के पास आ जाएगा -1 चार्ज। क्या आ जाएगा? -1 चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से सोडियम और क्लोरीन दोनों के ऊपर कुछ चार्ज आ गए हैं, और इसीलिए ये लोग अब एलिमेंट ना रह करके क्या बन गए हैं? आयॉन्स बन गए हैं। और याद रखना, ऐसे आयॉन्स जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दोज आयॉन्स आर नोन एज कैटायॉन्स। क्या कहते हैं उनको? कैटायॉन्स। तो अब सोडियम हमारा क्या बन चुका है? कैटायॉन बन गया है। एंड दोज आयॉन्स विच हैव माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दे आर नोन एज एनायॉन्स। और जब भी कैटायॉन और एनायॉन बनते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम सब जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच में अट्रैक्शन का, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सोडियम और क्लोरीन जो पहले अलग अलग थे अब वो बन जाएंगे Na+Cl-, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा NaCl, यानी कि टाटा नमक, देश का नमक। और इसीलिए हम कहते हैं जो NaCl है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें आयॉन्स होते हैं, और आयॉन्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायॉन्स और एक होते हैं एनायॉन्स। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ रही है बातें, पक्की बात है। और ये जो बॉन्ड है इनके बीच का, जो प्लस और नेगेटिव की अट्रैक्शन से बना है, इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड।